हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। यह कथन है, इसके ऑप्शंस हैं निम्बार्क का, क्लार्क का, टाइसन का या फिर रायबर्न का। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। यह कथन रायबर्न के द्वारा दिया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं पढ़ाना, सिखाना, अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण का अर्थ होता है वह होता है पढ़ाना। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिखाने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है। यह कथन है। इसके ऑप्शंस हैं बीओ स्मिथ का, केपी पांडे का, बू बेकर का या मॉरिसन का। तो फ्रेंड्स, शिक्षण सिखाने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है। यह कथन बीओ स्मिथ का है। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं बीएफ स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का या फिर रस्क का। तो फ्रेंड्स, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये कथन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें कि शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह किसके द्वारा कहा गया था? यह बीएफ स्किनर के द्वारा कहा गया था। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन है। इसके ऑप्शंस हैं एडम्स का, रायबर्न का, जॉन ड्यूबी का या फिर ब्लूम का। तो फ्रेंड्स, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन जॉन ड्यूबी के द्वारा दिया गया है। जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कार्य का संप्रेषण होना चाहिए, यानी कि जो संप्रेषण कार्य है वह किस प्रकार से होना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं स्पष्ट, विश्वसनीय, समयबद्ध या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो संप्रेषण का कार्य है वह स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट और सरल कार्य होना चाहिए। दूसरा है विश्वसनीय, तो संप्रेषण का कार्य विश्वसनीय भी होना चाहिए। और तीसरा है समयबद्ध, यानी समय से संदेश पहुंचाना। संप्रेषण में क्या किया जाता है कि एक संदेश होता है, एक संप्रेषक होता है, एक संदेश होता है और एक ग्राही होता है। तो संदेश होता है, उसको समय से पहुंचा देना चाहिए, यानी समयबद्ध होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? संप्रेषण का कार्य किस प्रकार का होना चाहिए? उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, सूचनाओं पर भाषण देना, शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण का अर्थ होता है सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना। जो आपकी बात है वह दूसरे इंसान तक, दूसरे व्यक्ति तक भली प्रकार से पहुंचाना, यही संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। इसके ऑप्शंस हैं, यह विधि सरल तथा सस्ती है, छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सामूहिक संप्रेषण से क्या होता है, यह विधि सरल और सस्ती होती है। इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे आपस में बैठ के ही अपनी बातों को सुलझाते हैं, बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, और उनको व्यवहार कुशल बनाती है। जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं। तीसरा है कि नेतृत्व कुशलता का विकास करती है, यानी वो अपने विचारों को और गहनता से सोचते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनकी नेतृत्व कुशलता का विकास होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संप्रेषण के प्रकार, इसके ऑप्शंस हैं 4, 2, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स, जो संप्रेषण होता है कुल 2 प्रकार का होता है। एक तो शाब्दिक संप्रेषण होता है और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण जिसमें हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वह लिखित भाषा में करें या फिर मौखिक भाषा में करें। और वहीं हम अशाब्दिक संप्रेषण की बात करें तो इसमें इशारे, संकेत, ये सब होते हैं, स्पर्श करना, ये सब आता है, ये होता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। जो हमारा ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया के तरीके हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रेरणास्पद, चिंतन, लेखन या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वह प्रेरणास्पद होनी चाहिए, उसमें चिंतन होना चाहिए और लेखन भी। तो ये सभी संप्रेषण प्रक्रिया के ही तरीके हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय अध्यापन से तात्पर्य है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक तथा छात्रों दोनों की सक्रियता से, शिक्षक की सक्रियता से, छात्र की सक्रियता से या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, जो सक्रिय अध्यापन होता है इसका तात्पर्य शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रियता से होता है। जब शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं तभी अध्यापन का कार्य अच्छे से संपन्न होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में मुख्यतः कितने घटक हैं? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं 4, 6, 3 और 5। अगर फ्रेंड्स हम संप्रेषण के घटकों की बात करें तो कुल 3 घटक होते हैं। एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है संदेश और तीसरा होता है ग्राही। तो संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है। इसके ऑप्शंस हैं एडम्स का, जॉन ड्यूबी का या फिर रायबर्न का। तो फ्रेंड्स, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन एडम्स का है। अगर हम 2 ध्रुवों की बात करें तो 2 ध्रुव कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी। ये दोनों ही शिक्षा के यानी अध्यापन के कार्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ होते हैं। दोनों ही ध्रुव होते हैं, एक शिक्षण का कार्य करता है और एक शिक्षा को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने स्तंभ हैं? इसके ऑप्शंस हैं 5, 6, 3 या फिर 4। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके कुल 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और जो तीसरा होता है वह होता है प्रबंधन। ये तीनों ही शिक्षण प्रक्रिया के बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं बौद्धिक शिक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व का विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वह बौद्धिक शिक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व का विकास, ये तीनों ही होते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण है। इसके ऑप्शंस हैं सुनियोजित, प्रेरणात्मक, सुझावात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, शिक्षण का जो कार्य है वह सुनियोजित होना चाहिए, प्रेरणात्मक होना चाहिए और सुझावात्मक भी होना चाहिए, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की मुख्य क्रियाएं हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वय या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण की मुख्य क्रियाएं होती हैं वो ये सभी होती हैं, चाहे वह प्रदर्शन हो, प्रस्तुतिकरण हो या फिर क्रियान्वयन हो, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में समस्या होती है, यानी शिक्षक को शिक्षण में क्या समस्या होती है? उसके ऑप्शंस हैं शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में समस्याएं आती हैं वो ये सभी होती हैं,
चाहे वो शिक्षण के माध्यम का समस्या हो या फिर सह शिक्षा भिन्नता हो या फिर वैयक्तिक भिन्नता हो कक्षा में, तो ये सभी शिक्षक में समस्याएं उत्पन्न करती हैं शिक्षण के कार्य में। इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण रूपांतरण है। इसके ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेट का, अ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो संप्रेषण रूपांतरण है वह अंग्रेजी का एक शब्द है कम्युनिकेशन, उसका रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस, उससे हुई है। तो संप्रेषण शब्द किस शब्द का रूपांतरण है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का रूपांतरण है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं पाठ्यक्रम से, विद्यालय से और विद्यार्थियों से या फिर समाज से। तो फ्रेंड्स जो अपव्यय एवं अवरोधन है वह विद्यार्थियों से संबंधित है। ये जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं ये उन विद्यार्थियों से संबंधित है। अगर हम अपव्यय की बात करें तो ये क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यदि कोई छात्र है वह स्कूल में प्रवेश कर लेता है और प्रवेश के कुछ समय बाद वह स्कूल को छोड़ देता है, तो उसका जो कोर्स होता है वो अधूरा रह जाता है। इस प्रकार क्या होता है, उसके समय और उसके धन दोनों का ही अपव्यय होता है। तो इसके लिए हम अपव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम अवरोधन की बात करें तो अवरोधन क्या होता है, किसी बालक का एक ही कक्षा में फेल हो जाना और फेल हो जाने के कारण वो पढ़ाई को रोक देता है, वह आगे पढ़ता नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, उसका अवरोधन हो जाता है। तो जो अपव्यय और अवरोधन है इनका प्रयोग जो प्राथमिक शिक्षा होती है ये उसी से संबंधित टर्म्स दिए गए हैं, अपव्यय एवं अवरोधन। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है वह विद्यार्थियों से संबंधित है। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट शब्द किस भाषा का है। इसके ऑप्शंस है अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया है कम्युनिस्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। इसके ऑप्शंस हैं स्पेंसर का, टीपी नन का, प्लेटो का या फिर जॉन ड्यूबी का। तो फ्रेंड्स संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह स्पेंसर का कथन है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन स्पेंसर का है। जो ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया का घटक है। इसके ऑप्शंस हैं संप्रेषण, कंप्यूटर, टेलीविज़न या फिर रेडियो। तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया का घटक होता है वह संप्रेषण होता है। जो टीचर होता है वो अपनी बातों को समझाता है, अपने संदेश को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, इसी क्रिया को संप्रेषण की क्रिया कहते हैं। जो ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण के उद्देश्य हैं ये सभी, चाहे वह ज्ञानात्मक हो, क्रियात्मक हो या फिर भावात्मक हो। हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के प्रकार। इसके ऑप्शंस हैं बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, दृश्य निरीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो संप्रेषण के प्रकार होते हैं वो बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, दृश्य निरीक्षण या फिर ये सभी होते हैं। हमारा जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदेशन का संबंध है। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य से, क्रियात्मक उद्देश्य से, भावात्मक उद्देश्य से या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो अनुदेशन का संबंध है वह ज्ञानात्मक उद्देश्य से है। अगर हम अनुदेशन को समझें तो अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन। जब कक्षा शिक्षण होता है तो कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रिया करता है वह क्या होता है, अनुदेशन कहलाता है। तो अनुदेशन का संबंध किससे है, ज्ञानात्मक उद्देश्य से।
जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की विशेषता होती है। इसके ऑप्शंस हैं पारस्परिक अंतःक्रिया, विचारों की गहनता, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो संप्रेषण की विशेषता होती है वह पारस्परिक अंतःक्रिया, शिक्षक और छात्र के बीच जो पारस्परिक अंतःक्रिया होती है वह विचारों की गहनता और अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। तो हमारा जो ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं समझ और हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन थियो हैमन का है। जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो संप्रेषण का कार्य होता है वह ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना और कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, ये तीनों ही होते हैं। जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण का प्रारूप होता है। इसके ऑप्शंस हैं लिखित, शाब्दिक, अशाब्दिक, बा और शा दोनों। तो फ्रेंड्स, जो कक्षागत संप्रेषण का प्रारूप होता है वह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अगर अशाब्दिक संप्रेषण की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें संकेतों, मुख मुद्राओं और स्पर्श के द्वारा अपनी बात को समझाया जाता है। अगर हम शाब्दिक संप्रेषण की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है। और इसमें भाषा का जो प्रयोग होता है वह दो प्रकार से होता है। एक तो मौखिक रूप में यानी बोलकर, और दूसरा होता है लिखित रूप में। कक्षा में शिक्षक अपने विचारों को बोर्ड पर लिखकर भी व्यक्त करता है, तो इसको भी हम शाब्दिक संप्रेषण ही मानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शंस हैं मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, और व दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पाठ्य विश्लेषण विधि में इन दोनों का ही प्रयोग होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है आ और व दोनों, वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अभिप्राय है। इसके ऑप्शंस हैं विचारों की तुलना, विचारों की गहनता, परस्पर भावनाओं एवं विचारों की साझेदारी करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण से अभिप्राय है परस्पर भावनाओं एवं विचारों की साझेदारी करना। जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण का माध्यम होता है। इसके ऑप्शंस हैं मुख्य माध्यम, हार्डवेयर उपकरण, और वह दोनों, या फिर पुस्तकें। तो फ्रेंड्स, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण का जो माध्यम होता है वह अ और ब दोनों, यानी मुख्य माध्यम और हार्डवेयर उपकरण दोनों ही होता है। तो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, या फिर पाठ्यवस्तु, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष होते हैं वह शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यवस्तु, ये तीनों ही होते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया है। इसके ऑप्शंस हैं गत्यात्मक, बौद्धिक, भावात्मक, या फिर मनोवैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स, जो संप्रेषण की क्रिया होती है यह गत्यात्मक होती है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शंस हैं रायबर्न, स्किनर, शिव के मित्रा, एस.एम. कुलकर्णी। तो फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह शिव के मित्रा हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में उपयोग होता है। इसके ऑप्शंस हैं भाषा का,
ज्ञान का, अनुभव का या फिर व्यावहारिकता का। तो फ्रेंड्स जो संप्रेषण में प्रयोग किया जाता है वह भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शंस हैं फ्लैंडर्स, सुकरात, ब्रूनर, बीओ स्मिथ। तो फ्रेंड्स शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत हैं, इनके जो प्रतिपादक हैं वह सुकरात हैं। जो हमारा ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का घटक है। इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, संप्रेषण, रेडियो या फिर टेलीविज़न। तो फ्रेंड्स जो शिक्षण प्रक्रिया का जो मुख्य घटक होता है वह संप्रेषण होता है। जो ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र से सर्वप्रथम किसने अवगत कराया। तो इसके ऑप्शंस हैं स्पेंसर ने, हर्बर्ट ने, ड्यूबी ने या फिर प्लेटो ने। तो फ्रेंड्स ज्ञात से अज्ञात की ओर इस शिक्षण सूत्र से सर्वप्रथम हमें हर्बर्ट ने अवगत कराया था। जो हमारा ऑप्शन बा है हर्बर्ट, ये बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने का सिद्धांत है। इसके ऑप्शंस हैं रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रचना का सिद्धांत या फिर आवृत्ति का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो अर्जित ज्ञान है उसको स्थायी बनाने का सिद्धांत है वह आवृत्ति का सिद्धांत है। किसी भी चीज़ की बार बार आवृत्ति करने से वह स्थायी हो जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन दा है आवृत्ति का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो फ्रेंड्स स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत को मूर्त से अमूर्त की ओर नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ऑप्शन बा है मूर्त से अमूर्त की ओर, यह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। इसके ऑप्शंस हैं तत्परता का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत या फिर उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। इस शिक्षण कार्य में एक उद्देश्य होता है, उसको पूर्ण कर लेना ही शिक्षण का सिद्धांत माना जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन दा है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, यह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखने के सिद्धांत को कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो करके सीखना होता है यह क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। जो हमारा ऑप्शन आ है यह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो फ्रेंड्स जो आगमन विधि से संबंध है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तीनों ही जो सूत्र हैं इनका संबंध आगमन विधि से है। जबकि जो मूर्त से अमूर्त की ओर है इसका संबंध निगमन विधि से है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों का प्रभाव पड़ता है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षण पर, शिक्षक पर, शिक्षार्थी पर, पाठ्यक्रम पर। तो फ्रेंड्स शिक्षण सूत्रों का प्रभाव शिक्षण के कार्य पर पड़ता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि में छात्र रहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं निष्क्रिय, सक्रिय, मूक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो व्याख्यान विधि होती है इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वह प्रमुख होती है और जो छात्र होते हैं वो मात्र श्रोता बन के बैठे रहते हैं। इसलिए जो व्याख्यान विधि होती है उसमें छात्र निष्क्रिय होते हैं। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है, निष्क्रिय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के साहचर्य पर आधारित सूत्र है। इसके ऑप्शंस हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो फ्रेंड्स पावलोव का जो साहचर्य पर आधारित सूत्र है वह ज्ञात से
अज्ञात की ओर माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण सूत्र की विशेषता है। तो इसके ऑप्शंस हैं उपयुक्तता, भाषा, क्रमता या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है स्पष्टीकरण सूत्र की विशेषता नहीं है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए स्पष्टीकरण सूत्र की विशेषता है, क्योंकि उपयुक्तता, भाषा और क्रमता ये तीनों ही स्पष्टीकरण सूत्र की विशेषताएं हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन द है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क आधारित शिक्षण से स्थायी होता है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षण, अधिगम, स्मृति या फिर तर्क शक्ति। तो फ्रेंड्स, तर्क आधारित शिक्षण से जो हमारा अधिगम का कार्य होता है, यानी जो हम सीखते हैं वह स्थायी होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट